हमारा बॉडी का मेजोरिटी जो वेट है वो जॉइंट से होती है। अगर आप बॉडी को ऑर्गन के हिसाब से अलग अलग करो, उसमें मसल्स आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं, ब्लड आते हैं, इन सारी चीजों का अलग अलग अगर आप वेट निकालें, सो मेजोरिटी वेट हड्डियों का है, जॉइंट्स के हैं। और जब हम पैदा होते हैं तो बहुत सारे हड्डियों के साथ पैदा होते हैं, और धीरे धीरे बड़े होते हैं तो छोटे छोटे हड्डी आपस में जुड़ के एक हड्डी बनती है, और बाद में रह जाते हैं 206 हड्डियां। लेकिन जब पैदा होते हैं तो बहुत सारी ज्यादा हड्डियां होती है। हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इन जॉइंट्स पे बनती है, और ये जॉइंट्स बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, शेप देती है, और इस बॉडी के मूवमेंट में मदद करती है। सो जॉइंट्स, नॉट ओनली जॉइंट्स, ये जो सारे बोन्स हैं, ये सारे बोन्स बॉडी को स्ट्रक्चर देती हैं, सपोर्ट करती हैं, और बोन्स जॉइंट्स की मदद से मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद करती हैं। बॉडी को मूव करना और एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, जो जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। हड्डियां बेसिकली मिनरल से बनती हैं, और ये एक तरह का ऐसा टिश्यू है जिसको आप बोन टिश्यू कह सकते हैं। इसमें कैल्शियम होने के कारण ये बहुत मजबूत होता है। कैल्शियम नहीं होने से बहुत ही सॉफ्ट रबर जैसा बन जाएगा। सो हड्डियों का जो फॉर्मेशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये कैल्शियम और दूसरे कुछ मिनरल्स की मदद मदद से ये बहुत मजबूत रहती है। ये हड्डियां सिर्फ बॉडी को स्ट्रक्चर शेप देती है ऐसा नहीं है, इसके दूसरे फंक्शंस भी हैं। जैसे सबसे जो लंबे हड्डियां होती हैं, वहां से रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। सो इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। इन हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमेशा कैल्शियम और दूसरे मिनरल जैसे मैग्नीशियम, बोरोन, इस तरह के मिनरल्स की जरूरत होती है, जो हमारे खाने से हड्डियों तक पहुंच जाती है। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है। हमें खाने से कैल्शियम मिलती है, जो बड़े आसानी से आपको दूध से मिलती है, या फिर दूसरे डेयरी प्रोडक्ट से मिल सकती है। ये कैल्शियम बॉडी तब एब्जॉर्ब कर पाती है जब उसके साथ आपने विटामिन डी लिए होंगे, विटामिन D3, जो बड़े आसानी से आपको धूप से मिलती है। लेकिन हम लोग आजकल धूप कम सेकते हैं, धूप में नहीं जाते। सो सिर्फ कैल्शियम अगर आप लेंगे, विटामिन D3 नहीं लेंगे, तो ये कैल्शियम हड्डियों तक नहीं पहुंचती है। और जब ये हड्डियों तक नहीं पहुंचेगी तो हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। हमारे बॉडी को हमेशा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, मसल्स को, नर्व्स को, दूसरे फंक्शंस में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। सो कैल्शियम हड्डियों में भी चाहिए, और बॉडी के बहुत सारे दूसरे कामकाज में भी चाहिए, जो अक्सर ब्लड में रहती है। 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में होती है, 99% कैल्शियम हमारे हड्डियों में होती है। अगर हम कैल्शियम कम लेते हैं तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी हड्डियों में से कैल्शियम निकलना निकलना शुरू करती है। ऐसे में लॉन्ग रन में हमारा हड्डियां कमजोर होती है। अब इसका पता लगाना बड़ा आसान है। आप लोगों ने हाल ही में कोई ब्लड टेस्ट किए होंगे, विटामिन D3 का डेफिशिएंसी जरूर मिला होगा। विटामिन D3 का जो सबसे कॉमन सोर्स है इंडियन लाइफस्टाइल में, वो है दूध। बाकी सारे फूड्स हम नहीं लेते। सो विटामिन D3 की कमी होना यह समझाती है कि आपके बॉडी में कैल्शियम की भी कमी है। सो ऐसे में 40 साल में, या फिर 30 से 40 साल में आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। 30 से 40 साल में कैल्शियम की कमी होना शुरू होती है। ये कमी को अगर हमने टैकल नहीं किया तो हड्डियों में से इतना सारा कैल्शियम निकल जाएगा, ये बहुत सॉफ्ट बन जाएगा, बिल्कुल लचीला बन जाएगा, और आप थोड़ा सा भी कहीं पे स्लिप होकर गिरते हैं तो उसमें फ्रैक्चर आ सकते हैं। इसके अलावा बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, तो ये हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर होती हैं। अब दो हड्डी जहां पे आपस में कनेक्टेड है उसको जॉइंट्स बोलते हैं। जॉइंट्स में भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, और उसमें भी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। कॉमन सा एक जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट। एक तरह का बॉल होता है दूसरे हड्डी में, उस बॉल को रखने का एक छोटा सा शेप होता है, उसके आसपास में ऐसे घूमता है। एक और हड्डी का जॉइंट होता है जो हमारे घुटने में होती है। नीचे दो छोटा छोटा हड्डी होता है, ऊपर में एक लंबा हड्डी होता है। ये शेप के हिसाब से आपस में एक दूसरे के साथ फिट होने के लिए ग्रुप होते हैं, और उसके सामने एक छोटा सा और हड्डी होता है पैटेला। और ये पूरा जॉइंट एक कैप्सूल के अंदर होता है, और वहां में एक जेल होता है लुब्रिकेशन के लिए, ताकि जॉइंट्स को आसानी से मूव किया जाए, कोई उसमें फ्रिक्शन ना हो, आपको तकलीफ ना हो, हीट प्रोड्यूस ना हो। तो हर जॉइंट्स में इस तरह का एक बहुत ही एडवांस मैकेनिज्म होता है। जैसे आप गाड़ी में देखोगे जहाँ पे इंजन की पिस्टन मूवमेंट होती है, वहां में पिस्टन को सही रखने के लिए एक कूलेंट, एक लुब्रिकेंट दिया जाता है। सो हमारे जॉइंट्स में भी बहुत सारे मैकेनिज्म होती है। इंसान के बॉडी का पूरा भार, पूरा वेट कुछ सिलेक्टेड जॉइंट्स में आती है। आपके एंकल पे आ सकती है बट नॉट ऑलवेज, घुटनों पे आती है मोस्ट ऑफ द टाइम, कमर पे आती है। सो कमर के नीचे का पार्ट का वजन कमर पे तो नहीं आती, लेकिन घुटनों पे जरूर आती है। पूरा बॉडी का मेजोरिटी वेट आपके घुटनों पे आती है।
अगर हमने सही टाइम से सही तरह से कैल्शियम नहीं लिए होंगे, जो हमारे इंडियन लाइफस्टाइल है, डाइट पैटर्न है, जहाँ में विटामिन डी की कमी होती है, तो फ्रीक्वेंटली 40 साल में कैल्शियम की कमी भी हो जाती है क्योंकि विटामिन डी कम है। तो आपका बॉडी का लोड से घुटनों के जोड़े, घुटनों के जॉइंट्स खिंच जाती है, और बहुत बार कमर की हड्डियां भी खिंच जाती है। सो एक मेजर कंसर्न हमारी इंडियन लाइफस्टाइल में जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है कि हमारी कैल्शियम डेफिशिएंसी। दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पोस्चर पोजीशन। से एग्जांपल, आप सभी ने स्पॉन्डिलोलाइटिस का नाम सुना होगा। जो हमारी रीढ़ की हड्डी, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियां होती हैं, और उसके बीच में से एक स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे मेन नर्वस सिस्टम का पाइप है, पूरे बॉडी में जो नर्व सिग्नल्स को पहुंचाती है, वो मेन वायरिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड। और दो हड्डियों के बीच में एक सॉफ्ट स्पॉन्ज होता है जिसको डिस्क कहते हैं। और ये हमारी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल, आप इसका आगे पीछे इसको बेंड कर सकते हो। तो उस बेंडिंग को, उस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उसको शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए एक सॉफ्ट स्पॉन्ज डाला गया है, आई मीन होता है हर दो हड्डियों के बीच बीच में, जिसको डिस्क कहते हैं। और हर जॉइंट के साइड से दो दो नर्व की वायरिंग्स पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। जब हम लगातार सामने की तरफ झुक के बैठे रहते हैं, जब आप मोटे तकिए पे सोते हो, जब आप बिल्कुल ही नरम गद्दे पे सोते हैं, या फिर भारी हेलमेट आप पहनते हो, या फिर भारी चीज आप उठाते हो, इन सारे कारणों से रीढ़ की हड्डियों की शेप थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाती है, जिसको लॉस ऑफ लॉर्डोसिस हम कहते हैं। अगर आपका रीढ़ की हड्डी हमेशा थोड़ा सा सामने की तरफ झुका रहेगा, इस तरह से, इस तरह से, तो सामने की तरफ जो डिस्क है उसमें प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, और हो सकता है उसके कारण डिस्क थोड़ा सा इधर उधर स्लिप होकर बाहर चला जाए। इसी को ही स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। 40 के बाद या फिर 35 के बाद बेड से उठने का जो तरीका है, वो सही तरीका है कि आप किसी भी साइड में रोटेट हो, टर्न ले। सीधा सीने के साइड में ऐसे झुके नहीं उठना है, सामने की तरफ प्रेशर से नहीं उठना है। आप टर्न लेंगे लेफ्ट या राइट में, फिर दोनों हाथ से बेड में सपोर्ट करके धीरे धीरे आप ऊपर उठते, ताकि स्पाइन में प्रेशर ना आए। हम वो भी फॉलो नहीं करते। आप देखोगे यहाँ पे लोग 40 50 60 की एज तक बहुत सारे काम करते हैं। जो डोमेस्टिक आपके घर के जो कामकाज होती है, कुकिंग में आप देखोगे महिलाएं बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं कुकिंग के लिए, 1 2 3 घंटा। उससे भी आपके घुटनों में, आपके जोड़ों में, कमर में, इन जॉइंट्स में बहुत ज्यादा प्रेशर आती है। आप भारी चीज उठाते हैं और छोटे मोटे पेन को हम नजरअंदाज करते हैं। सो पॉस्चर, पोजीशन, आपकी बैठने, सोने, चलने फिरने की जो तरीका है, इसके कारण, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, और भी दो चार कारण होते हैं जिनके कारण हमारे जोड़ों में बहुत सारे सीवियर प्रॉब्लम्स आते हैं। उसमें से कुछ नाम आपके स्क्रीन में है, इन बीमारियों के नाम। हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले, आपकी जॉइंट्स के कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो आसानी से ठीक नहीं होंगे। पहला है, कैल्शियम की कमी जब शुरू होती है, तो आपके हड्डियों में कैल्शियम सही मात्रा में 20 30 साल तक रहता है, लेकिन विटामिन D3 की कमी के कारण और कैल्शियम इंटेक की कमी के कारण, कम कैल्शियम कम खाया आपने, खाने के थ्रू से बॉडी में कैल्शियम कम गई, D3 की कमी है, तो हड्डियों में से कैल्शियम धीरे धीरे निकलना शुरू होती है। उसको कहते हैं ऑस्टियोपिनिया, प्रिलिमिनरी कैल्शियम डेफिशिएंसी। अगर ये कैल्शियम ज्यादा निकलने लगे हड्डियों से, हड्डी बहुत ज्यादा परफोरेटेड हो जाएगा। अब मान लो आपके पास रबर है, इरेजर, इरेजर से आप पेंसिल का लिखावट कब मिटाते हो? आपने पेंसिल से कुछ लिखा होगा, उसको मिटाने के लिए इरेजर यूज करते हैं। आप इरेजर को बेंड कर सकते हो। आप उसमें आप बहुत सारे पिन घुसा दो, चारों तरफ से, इधर उधर 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 करके 100 पिन आप उसको अंदर घुसा दो। आप उस रबर को फिर बेंड नहीं कर पाएगा। दिस इज एक्चुअली आवर बोन्स। ये बोन में कार्टिलेज होती है, और उसमें कैल्शियम की कील होती है, जिसके कारण ये मजबूत होती है। 30 to 40 के एज में कैल्शियम की थोड़ा थोड़ा कमी, या फिर कैल्शियम थोड़ा थोड़ा हड्डी से निकलना शुरू होता है, जिसको ऑस्टियोपिनिया कहते हैं। अगर ज्यादा निकलेगा, तो आप मान लो कैल्शियम की जो कील है हड्डियों में, उसको निकलना शुरू कर दिया। इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसके बाद वाला जो स्टेप है, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस का मतलब है, जो आपके मेन जॉइंट्स हैं वहां में हड्डियां टूटने लगती हैं, कार्टिलेज टूटने लगती हैं, कैल्शियम कम होने के कारण। आपके ऐसे में अगर मान लो आपका वजन 8 10 किलो ज्यादा है, तो 10 किलो का एक्स्ट्रा लोड भी आपके घुटने उठा रहे हैं। सो उसके कारण बोन्स में छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल्स उसको टूटने लगते हैं, जिसके कारण पूरा जॉइंट्स थोड़ा सा खराब हो जाती है। उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक और बहुत सीवियर और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा बॉडी का एक खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है, बहुत ही एडवांस है, और इनके पास सारे एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं।
अगर हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल चली आती है खाने के थ्रू से, तो पेट में एसिड में मरेगा, नहीं तो आगे बढ़ेगा, इंटेस्टाइन में जाकर अच्छे बैक्टीरिया उसको पलने बढ़ने नहीं देंगे, ऑटोमेटिक मर जाएगा, या फिर बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल उसको मार डालेगा, नहीं तो किलर सेल, बी सेल, टी सेल्स उसको मार डालेगा, और उसको मारने के लिए एक स्पेशल हथियार भी बनाएगा। सो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसके एक मैकेनिज्म है कि ये फॉरेन पार्टिकल को, दुश्मन को पहचानता है और उसको मारने के लिए एक केमिकल रिलीज करता है जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं। फॉरेन पार्टिकल को एंटीजन कहते हैं, उसको मारने के लिए जो हथियार बनाती है बॉडी उसको एंटीबॉडीज कहती है। लेकिन कभी कभार बहुत सारे कारणों से बॉडी का इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, वो दुश्मन में और अपने शरीर में फर्क महसूस नहीं कर पाता, अपने आप को, खुद की बॉडी को दुश्मन मान बैठता है और उस पर हमला कर देता है। या फिर छोटे मोटे ऐसे कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ गए जिसको ना मारने से भी, आप उसको नहीं भी मारोगे तो बॉडी को नुकसान नहीं होगा, उसको भी मारने के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो बॉडी गड़बड़, इम्यून सिस्टम के गड़बड़ के कारण खुद के जॉइंट्स पे हमला करता है और आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है, उसको कहते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटिज्म का मतलब है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। सो इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज जिसको कहते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। एक हो गया ऑस्टियो आर्थराइटिस, हड्डी टूट जाती है, कार्टिलेज टूट जाती है, कभी कभी जो जॉइंट्स का साइनोवियल फ्लूइड होता है वो भी कम हो जाती है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में प्रॉब्लम आती है, इसके कारण भी जॉइंट में प्रॉब्लम आती है। ट्रॉमेटिक जॉइंट इंजरीज, जैसे आपने सडनली किसी दिन भाग दौड़ की, आपके मसल में इंजरीज होती है। सो एक्सेसिव फिजिकल वर्कलोड से भी कभी कभी टेंडन्स एंड लिगामेंट्स टूट जाते हैं। एक और कॉमन प्रॉब्लम है जिसको गाउट कहते हैं, हाइपर यूरेसीमिया। हमारा बॉडी कोई भी खाने को जब डाइजेस्ट करता है, उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है और वो बॉडी से एक्सक्रिएट होती है, या तो यूरिन में या फिर स्टूल में या फिर स्वेट के साथ। जो प्यूरिन बेस्ड फूड होती है, जैसे हमारा जो डीएनए है वो प्यूरिन बेस्ड है, या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर फूड है जो डाइजेस्ट होने के बाद, जो प्यूरिन बेस्ड है, जो डाइजेस्ट होने के बाद यूरिया या फिर यूरिक एसिड रिलीज करेगी। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, अगर उसमें सेलुलोज होगा, ग्रीन कलर कुछ भी होता है, वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो बॉडी से बाहर जाएगी। सो बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारे ऐसे प्रोटीन बेस्ड फूड है, खास करके जो लिविंग सेल वाला फूड है, वो मरने के बाद वो प्यूरिन बेस्ड होती है और वो मरने के बाद यूरिया या फिर यूरिक एसिड रिलीज करती है। और एक नॉर्मल और नेचुरल फेनोमेनन है, जैसे हमारा जो फूड पाइप है उसके अंदर रोजाना सैकड़ों सेल्स मरते हैं, जो फॉरेन बॉडीज हैं, फॉरेन बैक्टीरिया से, या फिर आपके बॉडी के अच्छे प्रोबायोटिक्स भी होंगे वो भी मरेंगे टाइम टू टाइम। हजारों की तादाद में हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल्स भी मर जाते हैं, यानी हमारे खाद्य का जो नली है उसमें सैकड़ों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में रोजाना सेल मरते हैं, और वो मेटाबॉलिज्म होने के बाद यूरिक एसिड बनती है। हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी होती है कि इतने यूरिक एसिड को किडनी फिल्टर आउट कर सकता है, उससे ज्यादा बनेगा तो यूरिक एसिड बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, और ये बॉडी के कुछ जॉइंट्स में डेपोजिट होती है, खास करके टोस के बेस में, पैरों की उंगलियों के बेस में, उसी को कहते हैं हाइपर यूरेसीमिया। और ये अगर लंबे टाइम तक होगा तो जमा होते होते एक तरह का सीवियर पेन क्रिएट करते हैं जिसको गाउट कहते हैं। उसके अलावा बुर्साइटिस, टेंडोनाइटिस, ये हमारे बुर्से यानी वो जो साइनोवियल फ्लूइड में जेल होती है, जॉइंट्स में जो एक लिक्विड होती है उसका, या फिर टेंडेंस के इन्फ्लेमेशन से होती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, मोस्टली आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही मिलेंगे और गाउट के केसेस मिलेंगे। ये जॉइंट का स्ट्रक्चर है, लेफ्ट वाला फोटो हेल्दी जॉइंट है, राइट वाला फोटो में आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट चीज है कार्टिलेज है। राइट साइड के फोटो में आप देखो कार्टिलेज टूट रही है, इसमें ब्लड आ रही है, जिसके कारण हड्डियों में फ्रैक्चर आ रही है। सो इस तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस ये सिम्टम्स हैं, आपके जॉइंट्स में एंटीबॉडीज जमा होंगे, उसमें इन्फ्लेमेशन होंगे, बॉडी अपने ही जॉइंट्स में हमला करती है, स्वेलिंग होगा, पेन होगा, सुबह सुबह स्टिफनेस रहेगी, फैटिक, कमजोरी, फीवर एटसेट्रा। डिफॉर्म भी हो सकती है, जॉइंट्स की शेप, फिंगर की शेप डिफॉर्म हो सकती है। ये गाउट है, जनरली यहाँ में सबसे ज्यादा होती है, और ये पेन बहुत सीवियर है, रात को ज्यादा होती है, लाल होता है, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, गर्म होता है और सीवियर पेन है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो सीरियस कंसर्न के हैं। 40 के बाद, मेल फीमेल हम दोनों को कंसीडर करते हैं, 40 के बाद जॉइंट्स की प्रॉब्लम होने के चांसेस 4 गुना ज्यादा हो जाती है। मेनोपॉज के बाद, यानी उन लेडीज जिनकी पीरियड बंद हो चुकी है, जनरली 38 टू 45 के बीच में, ऐसे महिला में 30% को ऑस्टियोपोरोसिस की चांस है या फिर होता है।
करीब 60 लाख लोगों को, इंटू 10 इंटू लैक्स, 6 करोड़ लोगों को, 6 करोड़ से 9 करोड़ लोग इंडिया में इस वक्त ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं, और 80% उसमें से महिला है। एक स्टेटिस्टिक्स ये भी कहती है मेनोपॉज के बाद ऑलमोस्ट 50% को ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क होती है। कुछ कुछ रिसर्चेस में कहती है 33% को ऑस्टियोपोरोसिस और ओवरऑल 50% को ऑस्टियोपेनिया की चांसेस होती हैं। और 40 से 50 के एज के जो महिला है वो थोड़ा सा स्लिप होकर गिरने से भी फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है रिमोटॉइड डिजीजेस में, यानी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में। ये दूसरा सबसे बड़ा डिजीज है, और इंडिया में ऑलमोस्ट 22% से लेकर 39% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। करीब 23 करोड़ लोगों को 2.5 करोड़ लोगों को 1990s में ऑस्टियोआर्थराइटिस होती थी, और आज के टाइम में ये करीब बढ़ के 6 से 9 करोड़ हो चुकी है। सो ये तेजी से बढ़ रही है, और आज के टाइम में इसके बढ़ने का, इसके प्रिविलेंस और इसके होने का जो चांसेस बहुत ज्यादा है। रीजन कैल्शियम डेफिशिएंसी। पहले के लोगों के मुकाबले आज के टाइम में जो चेंजेस हुआ जॉइंट्स के लिए, धूप में एक्सपोजर हमारा कम हो गया, प्योर मिल्क कम मिलता है लोगों को। पहले कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों मिलता था, आज हमें नहीं मिलता है। पहले ओबेसिटी कम होता था, आज ओबेसिटी ज्यादा है। फास्ट लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण, आपकी भागदौड़ की जिंदगी के कारण में भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ये है रिस्क फैक्टर्स। उम्र के साथ साथ जॉइंट्स की प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाता है। ओबेसिटी में मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। जेनेटिक, जैसे कुछ लोगों को रिमेटॉइड आर्थराइटिस पेरेंट्स को है तो आपको होने का भी खतरा होता है। पहले का कोई भी जॉइंट की इंजरी के कारण में भी आपको जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल और एक ही जैसा मूवमेंट पॉस्चर अगर आप बार बार करते हैं तभी आपको जॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप राइट साइड के फोटो में देख सकते हैं, ओबेसिटी के कारण आपके जॉइंट्स में स्ट्रेस ज्यादा होती है, जॉइंट्स डिफॉर्म हो सकती है, मेटाबॉलिक प्रोफाइल बदल जाती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होते हैं, खास करके घुटनों के जॉइंट्स में। उसके कारण आपका मूवमेंट कम हो जाती है। मूवमेंट कम होने के कारण में भी ओबेसिटी होगी और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। इसको प्रिवेंट करने का और कोई ऐसा सिंगल अप्रोच नहीं कि हम ये दवाई लेके इसको ठीक करेंगे। ग्लूकोसामाइन, मिथाइल सल्फोनेट, मिथाइल कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कोलाजन टाइप 1, ये देके आप इसको सिर्फ कंट्रोल करके रख सकते हो फॉर टाइम बिंग। लेकिन अगर इसको परमानेंटली क्योर करना है, इट शुड बी मल्टीपल अप्रोच, लाइक एक्सरसाइज एंड फिजिकल थेरेपी होना चाहिए। आपको वजन कम करना पड़ेगा। अगर किसी का हेल्दी वेट 60 kg है, से आपका हाइट के हिसाब से आपका वजन 60 kg सही रहता है, तो 40 के बाद अगर आप इसको थोड़ा कम भी करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा जिसमें विटामिन मिनरल्स भरपूर मात्रा में हो, कैल्शियम हो, विटामिन D हो। अगर आपको सीवियर आर्थराइटिस है, गाउट है, कोई भी तरह का आर्थराइटिस है, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर करें, डॉक्टर का मेडिसिन यूज करें। सर्जरी अगर रेकमेंडेड है आपको वो भी करना पड़ेगा, और साथ में हेल्दी सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करें, डाइटरी सप्लीमेंट्स।